नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के 5 उम्मीदवार करेंगे नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। नेपाल में नई संसद के गठन के लिए आज हो रहा है मतदान। भारत नेपाल सीमा सील, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और आईसीसी टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। अब समाचार विस्तार से। बिहार की 5 समेत देश भर की 37 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। उम्मीदवार 9 मार्च तक नाम वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए मतदान 16 मार्च को होगा और परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे। इस बीच जदयू के 2 उम्मीदवारों के चयन को लेकर कल शाम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं हुई है। इधर राजनीतिक गलियारे में हो रही चर्चा के अनुसार जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। इस संबंध में जदयू के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी होगा मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार ही होगा। निर्णय कहे न, हम बताए न कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। इससे पहले भाजपा अपने 2 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश महामंत्री शिवेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए समर्थित उम्मीदवार होंगे। वे एनडीए के 5वें उम्मीदवार होंगे। प्रमुख विपक्षी दल राजद की ओर से अभी तक किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई है। एनडीए ने राज्यसभा की सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार विजयी होंगे। चुनाव समीप है तो अब हम लोग परिणामों के समीप पहुंच रहे हैं। अब फाइनल सूचियां जारी हो रही हैं कि किस पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की सूची आई और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं उनको अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से नितिन नवीन जी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में वो निभाने जा रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता श्रवण कुमार ने भी दावा किया है कि सभी एनडीए उम्मीदवारों की जीत तय है। निश्चित रूप से जीतेंगे। हम लोग 5 में 5 सीट को जीतेंगे और राज्यसभा में 5 उम्मीदवार को जिता करके यहां से भेजेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 1 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहे हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार नितिन नवीन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह एनडीए समर्थित अन्य उम्मीदवारों के नामांकन में भी मौजूद रहेंगे। नई राजनीतिक गतिविधियों को देखते हुए उनकी यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल में संसदीय चुनावों के लिए आज मतदान हो रहा है। यह चुनाव पिछले वर्ष सितंबर में युवा नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद पहला आम चुनाव है। उन प्रदर्शनों में 77 लोगों की मौत हुई थी और सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नेपाल में प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनाव के लिए देश भर में मतदान प्रक्रिया आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। देश भर के सभी 77 जिलों में एक ही चरण में मतदान हो रहा है, जो suबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कुल 65 राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली में 3017 पुरुष उम्मीदवार हैं और 388 महिला उम्मीदवार हैं और एक अन्य है, जिससे चुनावी दौड़ में कुल 3406 उम्मीदवार हैं। इसी तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत 3135 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 1363 पुरुष और 1772 महिलाएं शामिल हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
इधर नेपाल में आज हो रहे चुनाव के कारण भारत नेपाल सीमा सील कर दी गई है। सीमा 5 मार्च की मध्य रात्रि तक सील रहेगी। सीमा पर तैनात एसएसबी और नेपाल के सशस्त्र प्रहरी बल ने आपसी समन्वय बढ़ा दिया है। चप्पे चप्पे पर गश्त की जा रही है। साथ ही संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी की जा रही है। पटना के गांधी मैदान और पीएमसीएच के बीच बन रहे भूमिगत मेट्रो सुरंग की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से बांकीपुर प्रधान डाकघर को आज से 10 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा। ये निर्णय जिला प्रशासन, पटना और डाक विभाग के अधिकारियों के निर्देशानुसार लिया गया है। पटना प्रमंडल के वरीय डाक अधीक्षक द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार बांकीपुर प्रधान डाकघर से जुड़े बचत बैंक के कार्य पटना यूनिवर्सिटी डाकघर में किए जाएंगे, जबकि मेल संबंधित कार्य महेंद्रू उप डाकघर में किए जाएंगे। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज भारत और इंग्लैंड के बीच होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इधर कल खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हरा दिया। फिन एलन के नाबाद शतक की बदौलत न्यूजीलैंड ने 170 रन के लक्ष्य को महज 12 ओवर 5 गेंदों में 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से टीम सीफर्ट ने 33 गेंदों पर 58 रन बनाए। फिन एलन को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। प्रदेश में होली का त्योहार परंपरागत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि देर रात तक लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई देने का सिलसिला जारी रखा। बच्चों और युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में लोगों ने पेड़ पौधों के साथ होली मनाई। यहां रंग और गुलाल इंसानों पर नहीं बल्कि पेड़ पौधों के साथ साझा किए जा रहे थे। ढोल मंजीरों की थाप, होली के गीत और हरियाली से सजे वृक्षों के बीच लोगों ने प्रकृति के संग होली मिलन कर एक सकारात्मक संदेश दिया है। पर्यावरण प्रेमी गजेंद्र यादव वर्षों से वृक्षारोपण और उनके संरक्षण को अपना जीवन उद्देश्य मानते आए हैं और होली का पर्व भी पेड़ पौधे संग ही मनाते हैं। और साल की तरह इस साल भी हम लोग सभी ग्रामवासी मिल करके और साल जो है हम लोग होली, दिवाली, रक्षाबंधन इन पेड़ पौधों के बीच ही मनाते हैं और अपनी खुशियां मनाते हैं। और हम सबसे निवेदन करेंगे जितने भी हम सभी पर्व त्योहार मनाते हैं, जो भी अपने जीवन में खुशियां उत्सव जो भी है, इन पेड़ पौधों के बीच भी हम लोग मनाया करें। इधर आज बसियौरा का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न संगठनों की ओर से कई स्थानों पर मटका फोड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात के बीच अधिक मांग को देखते हुए टोरंटो, फ्रैंकफर्ट और पेरिस चार्ल्स डी गॉल के लिए अतिरिक्त क्षमता वाली उड़ानें संचालित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया ने बताया कि आज से 11 मार्च तक दिल्ली और टोरंटो के बीच 3 अतिरिक्त उड़ानें संचालित होंगी। 7 मार्च से 10 मार्च तक दिल्ली और फ्रैंकफर्ट के बीच 3 उड़ानें तथा दिल्ली और पेरिस के बीच 1 उड़ान अतिरिक्त चलेगी। इस बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस संयुक्त अरब अमीरात के रास अल खैमा से दिल्ली, कोच्चि और मुंबई को जोड़ने वाली विशेष उड़ानें शनिवार तक चलाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यह भी कहा है कि आज मस्कट से आने जाने वाली उड़ानों के साथ मस्कट और दिल्ली के बीच और मस्कट और मुंबई के बीच अतिरिक्त उड़ानें भी चलाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति जांचें और सुनिश्चित करें कि PNR में उनका संपर्क विवरण सही दर्ज हो। इधर पश्चिम एशिया में जारी हालात के बीच एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। एयर इंडिया ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपनी यात्रा की तारीख बदलने या टिकट रद्द करने पर पूरा रिफंड लेने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा इस वर्ष 28 फरवरी या उससे पहले की गई सभी कन्फर्म बुकिंग्स पर लागू होगी। पश्चिम एशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप आने जाने वाली उड़ानों के लिए यह सुविधा इस महीने की 10 तारीख तक की यात्रा के लिए मान्य रहेगी।
विदेश मंत्रालय ने पश्चिम एशिया और खाड़ी क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टेलीफोन के जरिए इस नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। नियंत्रण कक्ष का नंबर है 1800-118797 या 011-23012113। दो अन्य नंबर हैं 011-230-14104 और 011-230-17905। इसके अलावा संघर्ष के क्षेत्र में भारतीय दूतावासों ने सुरक्षा उपायों और वहां से लोगों के निकलने के संभावित उपायों में मदद के लिए 24 घंटे आपात हेल्पलाइन भी शुरू की है। भारत के भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र प्रमुख सम्मेलन रायसीना संवाद का 11वां संस्करण आज नई दिल्ली में शुरू होगा। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में वैश्विक नेता, नीति निर्माता और विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण मुद्दों और रणनीतिक सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। इस वर्ष का विषय संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य, उन्नति है, जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को दर्शाता है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। मधुबनी जिले के फूलपरास थाना क्षेत्र अंतर्गत ब्रह्मपुरा गांव में गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई। थाना अध्यक्ष विक्रम आचार्य ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। बक्सर जिले के छोटकी सारीमपुर गंगा घाट पर स्नान करने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चों को स्थानीय लोगों ने बचा लिया। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में 300 बोतल शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान तापमान में क्रमिक वृद्धि होगी। इसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत एनडीए के 5 उम्मीदवार करेंगे नामांकन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार दौरे पर, एनडीए प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। नेपाल में नई संसद के गठन के लिए आज हो रहा है मतदान। भारत नेपाल सीमा सील, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। और आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।